नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो महत्वपूर्ण खैर जो अनुच्छेद हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि अब इतने सारे अनुच्छेद हैं तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर निकालना वो इस तरह से निकाले गए हैं, इनसे लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं आरओ की परीक्षा में या यूपीपीसीएस में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान के संशोधन है वो सारे यहाँ पे हमने लिखे हैं। फिर संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियाँ इस तरह से करके कुल मिला के लगभग 17 ऐसे टॉपिक हैं जो हमने अलग किए हैं पॉलिटी के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे लास्ट ईयर प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं। ठीक है? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। अगर आपके पास पूरा टाइम है, फुल टाइम है, तो आप अपने पूरे जो सिलेबस को उसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। ठीक है? ये सिर्फ़ पूरे सिलेबस का आई थिंक 50 या 60% का पूरा कवरेंस है। ये इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मान लिया आपके पास टाइम नहीं है या फिर और आप बिज़ी रहते हैं ज़्यादा, तो कम से कम इतना आपको पॉलिटी के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए, इतना आपको बिना कंप्लीट किए परीक्षा देने नहीं जाना चाहिए, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अब 395 अनुच्छेद हैं, तो सारे को तो आदमी रटता नहीं फिरेगा ना, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनसे लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। कम से कम इतने के बारे में आपको जानिए सही से, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। तो अनुच्छेद 1 है, 3 है, 13 है, 14 है, 16 है, 17 है, 19 है, 21 है, 25, 30, 31, 32, उसके बाद 38, 40, 44, 45, 46, 50, 51 और उसके बाद 51 क, यहाँ पे 21 क छूट गया है, ये आप कर लीजिएगा 21 को, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद फिर 72, 74, 78, 80, 85, 86, 110, 112, 123, 143, 155, 161, 163, 167, 169, 200, 213, 226, 239, 249, 262, 263, 265, 275, 280, 300, 300 क है, 311, 315, 320, 323, 324, 335, 356, 360, यहाँ पे देखिए 352 छूट गया मेरे से। ठीक है, 365 और फिर 368। तो इतने सारे जो अनुच्छेद हैं, कम से कम इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो अनुच्छेद किस चीज़ से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संविधान के महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो कौन कौन से हैं? तो एक है, 7 है, 21वां है, 24वां, 26वां, 31वां, 36वां, 42वां, 44वां, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 52वां है, 56वां है, 52वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 56, 58, 61 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 69 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70 है, 71 है, 73 है, 74 है, 73, 74 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप समझ रहे होंगे। 84 है, 86 है, 89 है, 86 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 21 ए है जिससे रिलेटेड। 91 है, 91 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 92 है और 97 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल मैंने लिखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, आप सारों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर आपके पास समय है तो सब जितने भी अमेंडमेंट है, आई थिंक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक का हुए हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बढ़ाना चाहूँगा कि आप इसको जैसे 100 को छोड़ दीजिए, 101, 102, 103, 104, 105 और 106, ये अमेंडमेंट भी आपको देख के जानी चाहिए कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इनके बारे में क्या है, कैसे है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा इसमें पॉइंट है वो है संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 से 12 तक की सारी अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए। 1 से 8 तक पहले थी और बाद में 9, 10 और 11 और 12 इनको जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद जो सिटीजनशिप का पार्ट है, भाग 2, नागरिकता का पूरा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का, कि क्या है नागरिकता, कैसे मिल सकती है, नागरिकता को कैसे छीनी जा सकती है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और उनके कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, अब संविधान सभी जो मान लिया जैसे प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, इस तरह से जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और उनके कार्य क्या क्या रहे हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। ऐसे ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में सब कुछ आपको आपको खैर पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए कि क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से करके ना। और उसमें दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, जो बाद में अमेंड की गई, बाद में जो जोड़ी गई, तीन चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। प्रस्तावना लीगल है या नहीं लीगल है, इस तरह से भी प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है, जो प्रमुख डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आपको देखने पड़ेंगे। और डीपीएसपी से संबंधित जो प्रमुख विद्वानों के विचार, जैसे मान लिया ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने क्या कहा, और जो प्रमुख विचारक हैं उनके डीपीएसपी से लेके क्या विचार रहे हैं, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद जो आठवां पॉइंट है इसमें संसद का, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है,
तो संसद में तो खैर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, बाकी विधानसभा की टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे। अब इसमें क्या-क्या देखना है, जैसे मान लिया लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनकी सीटें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। मतलब विधानसभा में सारी सीटें ना हो पता, लेकिन फिर भी खासतौर पे उत्तर प्रदेश के बारे में तो अच्छी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है या अगल-बगल के जो स्टेट हैं उनके बारे में विधानसभा की सीटें आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ऑल ओवर इंडिया की पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। कई बार मैच करने के लिए पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, इस तरह से लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटों को मिलाने के लिए लास्ट टाइम प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य दायित्व आर्टिकल 74 से 78 क्या है, वैसे ही मुख्यमंत्री के जो आर्टिकल रिलेट करते हैं वो क्या क्या है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, वो सारी चीज़ें। उपराष्ट्रपति के बारे में इनके अनुच्छेद क्या है, पद रिक्तता होने पर क्या होता है, और ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने उनके नाम, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, इसके बारे में कितनी मतलब जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, और इसी में एक और मैं जोड़ता हूँ, प्राक्कलन समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है ये, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर इसमें लोकसभा से होते हैं। इस तरह से ये दोनों समितियों के बारे में आपको डिटेल मालूम होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है, क्यों इनका गठन होता है, कितने समय के लिए इनका गठन होता है और इनका गठन करता कौन है। इसके बाद कैग के बारे में महत्वपूर्ण डेटा, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आपको उसमें अनुच्छेद में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर महान्यायवादी, आर्टिकल 76 है ये। 76 के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैग है वो क्या इम्पीचमेंट लगता है या महान्यायवादी पे इम्पीचमेंट लगता है, तो ये डिफरेंस आपको इस तरह से क्लियर होने चाहिए। देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जहाँ पे मतलब ये होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आप उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करते चलिए, ठीक है। जैसे उसके बाद फिर राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का क्या कर्तव्य है, राष्ट्रपति के प्रति क्या उनका जो कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के प्रति या मुख्यमंत्री का राज्यपाल, इस तरह से जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़िए। और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं यानी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, अब उसमें सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, इस तरह से जो 4 विधेयक हैं इनके बारे में कंसेप्ट क्या क्या होता है, और उसके बाद जो प्रमुख रिट होती है उनके कार्य क्या है, ठीक है। तो 5 टाइप की रिट हैं, आपने पढ़ रखी होगी, उनके जो कार्य हैं और उनसे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। इसके बाद फिर इमरजेंसी यानी आपात उपबंध में आपको 3 आर्टिकल विशेष तौर पे पढ़ने पड़ेंगे, 52, 356 और 360 के बारे में। कब लगता है, कैसे लगता है, 52 और 56 का क्या मतलब है और 360 का मतलब क्या है, कभी आज तक लगा या नहीं लगा, इस तरह से प्रश्न लास्ट ईयर बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इसमें, जैसे मान लिया जज की नियुक्ति कौन करता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया रेट है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है, किसको कर सकता है, या फिर जो फंडामेंटल राइट के बारे में मतलब डिटेल दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या रोल है पर्टिकुलर, इस तरह से प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो इनको आप बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि पंचायती राज, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और समितियां को बहुत ही हैं, जैसे बी आर मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, जी वी के राव कमेटी है ना। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं उनका गठन कब हुआ, उनके अध्यक्ष कौन रहे, और जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए स्टेट में जो है, स्टेट में जो मतलब पंचायती राज है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो खास तौर पे पूछे जाते हैं कि कौन से हैं। अब जैसे मान लिया पंचायत है, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो वो किस आर्टिकल से कराता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, महिलाओं को 1/3 का जो रिजर्वेशन मिले, ये सारे के लिए आर्टिकल में लिखे गए हैं 1/, तो ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो सारे आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो प्रमुख कुछ राज्य हैं उनके लिए जो विशेष प्रोविजन किए गए हैं, 371 ए से लेकर के और 371 जे तक का ये जाएगा, बी सी डी ई इस तरह से करके, तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, 371 से कौन रिलेटेड है, 371 बी से कौन रिलेटेड है, 371 जे से कौन सा रिलेटेड है। इसके बाद फिर जो राज्यों का पुनर्गठन है, अब इसमें कई सारी कमेटियां रही कि धर कमेटी है और JPV कमेटी है, फिर फजल अली आयोग था, और उसके बाद सबसे बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, इनका क्या मतलब होता है, धर कमीशन क्यों फेल हो गया, JPV कमेटी क्यों, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और जो फजल अली आयोग आया 1953 में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, और ये सारा जो एक हिस्ट्री टाइप का इसमें है, तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा। उसके बाद फिर नए राज्यों का गठन, बस बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है,
कि गुजरात का गठन कब हुआ, तेलंगाना का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, असम। खास तौर पे जो पूछा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट को लेके पूछा जाता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि 7 स्टेट हैं और सातों का गठन एक समय तो नहीं हुआ है ना? तो उनको थोड़ा-सा विशेष तौर पे याद करके जाइएगा सही तरीके से। इसके बाद फिर केंद्र राज्य संबंध है और भारत की जो संघीय प्रणाली है, तो जो मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिटेल में किस आर्टिकल में है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और जो भारत का फेडरल सिस्टम है, या सॉरी भारत का यूनियन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम नहीं है, तो उसके बारे में फेडरल और यूनियन में क्या अंतर होता है, यूएसए से हमने क्या अडॉप्ट किया है प्रस्तावना में या इस तरह से। तो इस तरह से लास्ट ईयर प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, या फिर यूके से हमने क्या अडॉप्ट किया है ना? इसके बाद फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग 315। उसके बाद जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं महत्वपूर्ण हैं, इसमें लोक सेवा आयोग आ जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग आएगा, फिर राज्य लोक सेवा आएगा, फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग आएगा। तीनों का अलग अलग हिसाब किताब है ना? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन उसके अध्यक्ष ही करता है, राज्य के कौन करता है, और संयुक्त जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, इससे रिलेटेड आर्टिकल, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राज्य के प्रति और सारी चीज़ों के प्रति। इसी में मतलब चुनाव आचार संहिता के बारे में भी कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी आप थोड़ा-सा देख के जाइएगा। एक इसमें और है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा-सा। 1951 या 50 आई थिंक ऐसे ही कुछ आया था। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उसको भी एक बार रीड आउट करके जाइएगा। और सबसे लास्ट में फिर भाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या हैं, तो भाषा में जैसे मतलब भारत की जो भाषा होगी वो क्या होगी, कोर्ट में कौन-सी भाषा यूज़ होगी, इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो भाषा के बारे में भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको आप देख के जाइएगा, अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे इन पॉलिटी के, जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए। देखिए, ये मैं फिर से कहता हूँ, लगभग आप कह सकते हैं कि 50 टू 60% का होल सिलेबस ये कवर करते हैं। लेकिन ये है कि महत्वपूर्ण चीज़ें इतना भी अगर आपने कर लिया, तो आपके अच्छे खासे प्रश्न पॉलिटी में आप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपके पास समय है, आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई भी बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है या सुभाष कश्यप की बुक है, या कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जो कि अच्छी बुक है, जिनसे आप पढ़िए डिटेल में। लेकिन क्वेश्चन पेपर को देख के ही पढ़िए कि आप ट्रैक से भटकने ना पाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन अब हमें आइडिया नहीं होता कि हमें रुकना कब है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको रुकना कब है, ये इम्पोर्टेंट है, कि मतलब इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो पॉलिटी की अगर इस स्ट्रैटेजी को लेके आप चलिए, तो बेहतर तरीके से आपके प्रश्न हो सकते हैं वहाँ पे, और इनको अच्छी तरीके से आप विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।